मोटरवे वाला सानिया जब हुआ तो हमने ये किया कि जब जब ऐसी चीज़ हुई तो हमने कोशिश ये की कि हम एक ऐसा काम करते हैं कि हम इसके ऊपर मीडिया के साथ, क्योंकि मैं काम करना शुरू हो गया तो मीडिया की इन्वॉल्वमेंट थी। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं कि स्टोरी को रिकैप करते हैं और लोगों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ हुई थी, आप इसके ऊपर इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, अगर आपको सेल्फ डिफेंस आता होता तो आप इसके अंदर क्या चीज़ कर सकते थे। तो मोटरवे वाले सानिया के बाद मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मैं ऑन स्क्रीन आपके साथ ये सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। बैक स्टेज वो हमेशा वो मेरे साथ रही। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो आप ये काम कर रहे हैं मैं भी सदका जारिया समझ के और अपनी उन बहनों के लिए जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है तो मैं सिखाना चाहती हूँ। तो हमने फिर वो रिकैप किया, एक निजी टीवी चैनल था, उसने हमें कहा कि जी आप हमें 24 एपिसोड बना के दें। तो हमने जितने मेजर केसेस थे इसके ऊपर, जैसे कोई आपको छुरा मार रहा है या गाड़ी के अंदर आपके साथ कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, तो हमने पूरी एक सेल्फ डिफेंस की सीरीज़ बना के उस चैनल को दी और उन्होंने वो ऑन एयर की। मार्शल आर्ट्स का जो पहला रूल है वो ये है कि आपने इसको सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना है। आपने कभी भी अटैकिंग फेज़ में नहीं जाना। पहले अगला अगर कुछ करता है तो ही आप उसका रिस्पांस दे सकते हो इस चीज़ में। तो बेसिक रूल्स क्या हैं जो कि आपको सबसे पहले सीखने चाहिए इसके लिए? देखिए जी, माज़रत के साथ कि हमारे इस पाकिस्तान के अंदर हर फील्ड के अंदर फेक लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपको, आप कहीं जाएंगे तो आपको अक्सर पता चलेगा कि डॉक्टर्स की डिग्री जो हैं वो जैली हैं। आपको वकला कभी नज़र आ जाएंगे। कुछ पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे एक पुलिस वालों के बारे में भी थी कि एक शख्स था, मैंने वीडियो देखी कि पता नहीं 21 साल की उसकी जॉब हो गई थी और वो फेक बंदा था जो वो सारी वो चीज़ें लेता रहा। तो इसी तरह से मार्शल आर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा फेक लोग जो हैं वो हैं। मार्शल आर्ट जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर छोटे बड़े बंदे को, बच्चे को और ख़ास करके ख़वातीन को ज़रूर सीखना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाईलाइट होती हैं, उसके अंदर क्राइम रेशो जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, ख़वातीन के साथ ज़्यादती, फिर उसके बाद चीज़ें छिन जाना, इस तरह की चीज़ें होना। तो ये आए रोज़ आप मीडिया के ऊपर ये तमाम चीज़ें देखते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही यही तरीका है कि अपने बच्चों को, ख़वातीन को और अपनी नेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि कम से कम अगर आप किसी से लड़ नहीं सकते हैं तो जुल्म का जो बढ़ता हुआ हाथ है आपकी तरफ, आप उसे तोड़ ज़रूर सकें, रोक ज़रूर सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टीएसआर की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रोशना ज़मीर। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं इसको पॉडकास्ट नहीं, आज का सेशन बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सीखने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल भी आप इसको एक मिनट के लिए भी मिस ना करें, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो कि आपको डेली लाइफ में इंतहाई ज़रूरी हैं। एंड स्पेशली फीमेल्स और बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं, जो सिनेरियोज चल रहे हैं, उसमें आपके लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, जो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। क्योंकि स्पेशली जब फीमेल्स जो होती हैं वो आजकल अकेले ट्रैवल करने से बड़ा डरती हैं, एक जगह या दूसरी जगह जाने से बड़ा डरती हैं, और उनको ये डर भी होता है कि अगर हम अकेले जाएंगे, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आज आपको बड़ी ही ज़बरदस्त सी टिप्स मिलने वाली, क्योंकि जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो बताती चलूँ कि आज हमारे साथ कौन मौजूद है। जो हमारे साथ मौजूद हैं वो लाइफस्टाइल कोच हैं, इसके अलावा मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा उनका मीडिया कैरियर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शिहान आकाश अहमद से। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए और इतना अच्छा सेशन जो आपने कहा वो अरेंज करने के लिए। अरे नहीं, मुझे तो अभी लग रहा है मैंने आपके इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं, क्योंकि मेरे पास जो प्रोफाइल थी उसमें इतनी सारी चीज़ें थी कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या पिक करूं और क्या छोड़ूं, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट थी और बतानी भी ज़रूरी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे जब गपशप होगी तो उसमें हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मार्शल आर्ट्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन आजकल हम उसको सीखने से डरते हैं कि नहीं। क्योंकि मैं खुद भी अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैंने कुछ थोड़े टाइम के लिए सीखा, लेकिन उसमें बड़ी मार शार पड़ रही थी। मैंने कहा रहने दो, मेरे बस की बात नहीं है, और फीमेल्स बड़ी नाजुक सी कंसिडर की जाती हैं। तो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों सीखना चाहिए? मार्शल आर्ट जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर छोटे बड़े बंदे को, बच्चे को और ख़ास करके ख़वातीन को ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें जापान की और चाइना की, तो वहाँ पे अगर आप इसको ये चीज़ कहें कि उनके सब्जेक्ट में है तो ये चीज़ गलत नहीं होगी कि वो स्कूल से ही बच्चों को इस चीज़ की तरबियत देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाईलाइट होती हैं, उसके अंदर क्राइम रेशो जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा जिसके होता अंदर है। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, ख़वातीन के साथ ज़्यादती, फिर उसके बाद चीज़ें छिन जाना, इस तरह की चीज़ें होना। तो ये आए रोज़ आप मीडिया के ऊपर ये तमाम चीज़ें देखते हैं।
इससे बचने का सिर्फ एक ही यही तरीका है कि अपने बच्चों को, ख़वातीन को और अपनी नेशन को इतना स्ट्रांग बना दिया जाए कि कम से कम अगर आप किसी से लड़ नहीं सकते हैं तो जुल्म का जो बढ़ता हुआ हाथ है आपकी तरफ, आप उसे तोड़ ज़रूर सकें, रोक ज़रूर सकें। उसी की एक कड़ी है मार्शल आर्ट। जो आपका सवाल था कि जी मार्शल आर्ट सीखना आसान है या मुश्किल, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी विल क्या है। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जिस तरह से मूवीज़ में इसको दिखाया जाता है कि जैसे आप हॉलीवुड्स की मूवीज़ देखते हैं कि कोई जो है वो 10वीं मंजिल से छलांग लगाई जा रही है, इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, तो डेफिनेटली वो एक एक्शन है और वो खूबसूरती के लिए किया जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। और जब आप मार्शल आर्ट सीखने के लिए जाते हैं तो आपकी एज को देखते हुए, आपकी कैपेसिटी को देखते हुए, आपकी विल को देखते हुए आपको ड्रिल्स करवाई जाती हैं, एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, और आस्ता आस्ता आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे आप जो है स्ट्रांग हो जाते हैं और आप इतने हो जाते हैं कि आप किसी के साथ मुकाबला कर मुकाबला सकते कर हैं। सकते। अच्छा आकाश, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जैसे आपने कहा कि कोई आपके ऊपर वायलेंस कर रहा हो, तो इसमें क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि बिलखसूस आजकल अगर मैं न्यूज़ देख रही हूँ तो ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं घरों में, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट भी ये चीज़ इस्तेमाल हो देखिए सकती है, फीमेल्स को सीखनी ये चाहिए? देखिए ये आपका वेपन है। कराटे का जो मतलब है वो है खाली हाथ, एम्प्टी हैंड। ठीक है जी, विदाउट एनी वेपन। तो आपके वेपन क्या हैं? आपको इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि जो आपके हाथ और पाँव हैं वो आप एज वेपन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आपके साथ उस वक़्त क्या हो रहा है। क्या आपको इसकी ज़रूरत है? आपको अपनी जान बचाने के लिए, या आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको करने के लिए आपने किसी को शट अप कॉल देनी है, तो फिर तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली वो वेपन है जो आपके पास हर वक्त मौजूद है। और अगर नहीं है तो उसके लिए फिर आपके जो लीगल प्रोसीजर्स हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करें। अब लीगल में थोड़ा सा शायद इंसाफ मिलने में आपको टाइम लग जाए, तो उसका मैं तो ये चाहूँगा कि आपके पास इतनी चीज़ हो कि आप उस वक़्त जो भी सिचुएशन हो रही है आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें और अपने जज खुद बन जाए। ये वैसे बड़ी बेहतरीन बात की है कि लीगल में बड़ा टाइम लग जाता है, तो इससे पहले खुद ही निमट लो हाँ, देखिए जी वो एक जहाँ जहाँ मौका मिल वो रहा एक है। बड़ी वो चीज़ है। हो सकता है कि आप इतना ट्रैवल करें, इतना अरसा केसेस करें, आपको इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन कम से कम आप जो है अपने आप को, अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो थप्पड़ का जवाब आप थप्पड़ से कम उसे उस वक़्त दे सकें। बाद में जो होगा वो बाद में देखा बाद में देखी जाएगा। जाएगी वो, हाँ, फिर उसके साथ निपटा जाएगा। अच्छा, मार्शल आर्ट्स जो है वो बड़ी टफ भी लगती है और कुछ लोगों को ना ये फैसिनेट भी बहुत ज़्यादा करती है, स्पेशली बच्चों में मैं देखती हूँ तो उनको बड़ी एनर्जी होती है कि मुझे मुक्का मारना आना चाहिए, किसी ने मुझे हाथ लगाया तो मुझे उसको फ़ौरन ही पंच कर देना है या किक करनी, ये चीज़ें मुझे आनी चाहिए। इसकी बेसिक्स क्या हैं? क्योंकि एक तो मैंने ये देखा कि मार्शल आर्ट्स का जो पहला रूल है वो ये है कि आपने इसको सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना है, आपने कभी भी अटैकिंग फेज़ में नहीं जाना। पहले अगला अगर कुछ करता है तो ही आप उसका रिस्पॉन्स दे सकते हो इस चीज़ में। तो बेसिक रूल्स क्या हैं जो कि आपको सबसे पहले सीखने चाहिए इसके लिए? देखिए जी, माज़रत के साथ कि हमारे इस पाकिस्तान के अंदर हर फील्ड के अंदर फेक लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपको, आप कहीं जाएंगे तो आपको अक्सर पता चलेगा कि डॉक्टर्स की डिग्री जो हैं वो जैली हैं। आपको वकला कभी नज़र आ जाएंगे। कुछ पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे एक पुलिस वालों के बारे में भी थी कि एक शख्स था, मैंने वीडियो देखी कि पता नहीं 21 साल की उसकी जॉब हो गई थी और वो फेक बंदा था जो वो सारी वो चीज़ें लेता रहा। तो इसी तरह से मार्शल आर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा फेक लोग जो हैं वो हैं, जिन्होंने 6 महीने 1 साल सीखा, कहीं से कुछ बेसिक चीज़ें सीखी और सीखने के बाद उन्होंने एक क्लब बना लिया। क्योंकि इस चीज़ का कोई चेक नहीं है तो आम बंदा इसको जज नहीं कर सकता है कि क्या ये क्वालिफाई मास्टर है या नहीं है। अगर ये मुझे पंच करना सिखा रहे हैं, ये किक करना सिखा रहे हैं, तो क्या इसके पास इसकी प्रॉपर जो है एजुकेशन है या नहीं है। क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर आपके पास इसकी एजुकेशन नहीं है और आप किसी को सिखा रहे हैं, आपने फोर्स से पंच मार दिया, आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, ऐसा मूव कर दिया, तो किसी का लात और बाजू टूट सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए आपकी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के पास इसकी एजुकेशन है वो बच्चों को सिखाते हैं और बच्चों को बच्चों की हद तक सिखाते हैं। ठीक है, एक प्रोफेशनल बंदे में यही फ़र्क होता है कि वो उसको देखते हुए, अब जैसे हम ख़वातीन को जब सिखाते हैं कुछ चीज़ें करते हैं तो हम उनके हिसाब से सिखाते हैं। अगर कोई बड़ा बंदा आता है तो उसके हिसाब से करते हैं। बच्चों को वही टेक्निक्स दी जाती हैं जो कि बच्चे उसको, अगर कोई इस तरह की चीज़ करें तो वो किसी दूसरे बच्चे के लिए नुकसानदेह ना हो। अगर आप बच्चों को कोई जो है एडवांस लेवल की चीज़ सिखा देंगे तो वो शायद किसी के साथ जाके वो शरारत करें। और इसमें पेरेंट्स का बड़ा किरदार होता है, क्योंकि ये गेम ऐसी है जब बच्चे सीखते हैं तो उनको जैसे ही कोई तंग करेगा या कुछ तरह की चीज़ करेगा तो वो उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, करने की अप्लाई कोशिश करेंगे। करेंगे। हाँ,
ये ज़रूरी है क्योंकि ये अच्छा ये इसके लेवल्स हैं डिफरेंट जिनमें ये सीखना जी, पड़ता है इसके या अंदर फिर लेवल्स हैं, मैं इसमें थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ आपको कि जो मेरा मार्शल आर्ट है वो जापानीज़ मार्शल आर्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल एफएसए किंशनकन। इसी तरह से आपने कभी सुना होगा कोई मुay थाई, किक बॉक्सिंग है, कung फू है, ताइक्वांडो है, कराटे है, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। अब इनका काम ये है कि ये सबको खाली हाथ लड़ना सिखा रहे हैं और सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। सबके नाम अलग-अलग हैं, सबके यूनिफ़ॉर्म अलग-अलग हैं, सबका बोलने का तरीका अलग है, लेकिन मकसद सबका पीछे एक ही है कि सेल्फ आपको जो है डिफेंस। सेल्फ डिफेंस और खाली हाथ अपना दिफा करना सिखाना। अब उसके अंदर हर स्टाइल के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। जैसे हमारे स्टाइल में कोई आता है क्योंकिशन और इसमें किंशिनकन में, तो हमारा जो फर्स्ट बेल्ट होता है जो यूनिफॉर्म के ऊपर पहना जाता है वो वाइट होता है, आप उसे वाइट होता है, पीजी क्लास हाँ। कह सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल होता है ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर उसके बाद येलो येलो, वगैरह, ग्रीन, हाँ। ब्राउन एंड ब्लैक। ब्लैक जो होती है हमारी मास्टर डिग्री होती है। तो ये हमारे जो है 6 से 7 लेवल्स होते हैं जो आपने क्रॉस करके मास्टर डिग्री तक आना होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स हैं जिनमें 10 लेवल्स भी होते हैं, 12 लेवल्स भी होते हैं, किसी में कम भी होते हैं। तो हर स्टाइल के हिसाब से वो लेवल्स होते हैं, लेकिन वो आपने उसको क्रॉस करके अपने मास्टर डिग्री तक जाना होता है। उसके ठीक है। टेस्ट होते हैं प्रॉपर, उसके अंदर आपकी फाइट्स होती हैं, आपकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, सारी चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद आपको वो नेक्स्ट बेल्ट दी जाती अच्छा है। कितना टाइम लगता है एक बेल्ट से दूसरे बेल्ट पे मूव करने के लिए और स्पेशली ब्लैक बेल्ट लेने के लिए कितनी ड्यूरेशन होती है अगर आप सीखना चाहें तो? अच्छा, जो हमारी ये ग्रीन बेल्ट तक जो कोर्सेज़ हैं, ये तकरीबन अगर कोई अच्छा लर्न करने वाला है तो वो 6 से 8 महीने के अंदर ये 3 लेवल्स अपने जो है 3 से 4 लेवल्स वो क्रॉस अच्छा। कर लेता है। उसके अंदर हम रेकमेंड करते हैं कि ग्रीन से ब्राउन के लिए और ब्राउन से ब्लैक के लिए ब्लैक के लिए। 1-1 साल की उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए, जो रेगुलर, और 2 घंटे की उनकी क्लब क्लब के अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो 2 साल की जो प्रैक्टिस है उनकी और जो ड्रिल है जो वो वहाँ पे करेंगे, तो फिज़िकली वो इतने स्ट्रांग हो के होंगे, क्योंकि हमारे स्टाइल के अंदर जब ब्लैक बेल्ट आपको मिलता है तो आपने 10 फ्रेश लोगों से फ़ाइट करनी होती है। वो अच्छा। फ़ाइट करने से पहले तकरीबन 2 घंटे के लिए आपको मुख्तलिफ ड्रिल्स होती हैं, जैसे जिसमें आप आधा घंटा एक्सरसाइज करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद कोई 500 के करीब किक्स हैं वो करते हैं, पुशअप्स करते हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आपकी जान बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब आप बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं वो 2 घंटे की ड्रिल करने के बाद, उसके बाद 10 फ्रेश लोग होते हैं जिनको 1 बाई 1 उठाया जाता है और आपके साथ फ़ाइट करवाई जाती है। आप इतना कुछ कर चुके होते हैं कि आपके अंदर सांस उस वक्त होता एनर्जी नहीं नहीं है, होती, और वो हाँ। फ्रेश बंदा होता है और वो इस नीयत से आता है कि स्वाब समझ के उसने आपको मारना है, और आपने उन 10 लोगों से मुकाबला करना होता है, खड़े रहना होता है, नॉकआउट नहीं होना होता है। ये आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो मास्टर डिग्री मिलती है। मार्शल आर्ट के अंदर मारना कमाल नहीं है, असल जो चीज़ सिखाई जाती है वो मार खाना है, आपकी विल है कि आप कितने लोगों की मार खा सकते हैं और आप किस तरह और खड़े हो खुद सकते को हैं। किस तरीके से आप बचा सकते हैं हाँ, उस अगर चीज़ से। बाहर करते हैं तो बाहर सेल्फ डिफेंस किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल के साथ लड़ रहे होते हैं तो उसमें तो सेल्फ डिफेंस नहीं होता है, उसमें तो वो आपको मार रहा होता है आपकी बॉडी के ऊपर और आप वो खा रहे होते हैं। बर्दाश्त हाँ, कर रहे होते हैं। बर्दाश्त कर रहे अच्छा होते हैं। बेसिक पहला स्टेप क्या है? अगर मैं बोलूँ जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि एंगर मैनेजमेंट जो है वो इसकी की है कि आपने अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो आप इस चीज़ में मास्टर हो जाएंगे। मार्शल आर्ट्स में की क्या है कि आप ये चीज़ सीख के तो आप बड़ी जल्दी इस चीज़ को जो है ना एब्जॉर्ब कर लेंगे। मार्शल आर्ट के अंदर एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर भी अप्लाई की है। जो आपने एंगर मैनेजमेंट की बात की, बाद में मुझे काफ़ी टीवी चैनल्स ने एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बात करने के लिए भी बुलाया और मैं बोलना भी शुरू हो गया, लेकिन मुझे ज़िंदगी की एक फेज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मैं अपने गुस्से से जो है वो खुद डरता था। लेकिन उसके अंदर मार्शल आर्ट का ये किरदार था कि मार्शल आर्ट के अंदर जब आपकी फ़ाइट होती है किसी के साथ तो उसमें 2 किस्म का गुस्सा होता है। एक गुस्सा ये होता है कि आपको किसी ने मारा और आप उससे हार गए, हारने के बाद आपने गुस्सा किया और आपने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ या XYZ कोई भी चीज़ हो गई। क्विट कर दिया आप। एक होता है जो आपको टीचर ब्रीफ करता है कि आपके सामने वाला आपसे सिर्फ और सिर्फ एक वजह से जीता है कि उसकी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा अच्छी है और वो आपसे ज़्यादा अच्छा है। ये बात जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हार और जीत के अंदर जो मेरे सामने वाला अगर वो मुझसे जीता है तो वो मुझसे बेहतर है, तो आपका जो गुस्सा होता है बजाय वो फजूल चीज़ के ऊपर निकालने के आप और मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। खुद को ज़्यादा तो इम्प्रूव मेरा जो करते गुस्सा था बाद में वो इन चीज़ों के ऊपर हो गया कि मुझे जिस भी फील्ड के अंदर जिस भी बंदे ने, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो, कोई जानने वाला हो, जिस भी बंदे ने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की, तो मैं अपने काम के अंदर इतनी तेज़ रफ्तार से भागा कि वो शायद मुझे पीछे नज़र भी नहीं आया कहाँ रह गया। मैंने उसका मुकाबला मुंह से नहीं किया, मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, मैंने अपने काम के ऊपर गुस्सा एनर्जी निकाला। आपने जो है वो अपनी डाइवर्ट तो करी कराटे कहीं, आपको जो है वो हाँ। ये चीज़ निकालता है कि आपने अपना गुस्सा जो है अपने काम के ऊपर निकालना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना अच्छा है। बड़ी बेहतरीन बात आपने की, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ तो यंगस्टर्स को बहुत गुस्सा आता है। मतलब मैं इवन अपनी एज के लोग अगर बोलूँ तो जो मेरी तरह के लोग हैं उनको बड़ी जल्दी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है कि ये पेन यहाँ पड़ा है तो यार ये यहाँ पे किसने रख दिया, ठीक है, फ़ौरन वो शाउट करते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं। अल्टीमेटली फ़ौरन क्या करना चाहिए जब आपको गुस्सा आ रहा है? तो पहला स्टेप क्या है या
पहला पॉइंट क्या है जहाँ पे आप अगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप उस पर काबू पा लेंगे? अच्छा, गुस्सा आने की बहुत सारी वजूहत भी हैं। हम जिस दौर में जी रहे हैं, अब ये एक सोशल मीडिया का दौर हो गया, और आज जो आप और मैं यहाँ पे कर रहे हैं ये भी एक सोशल मीडिया की कड़ी है। तो इसके अंदर ये है कि हमें लोगों का क्विक रिस्पांस लेने की आदत हो गई है। जैसे आप किसी को व्हाट्सअप करते हैं तो फ़ौरन वो डबल टिक आता है और आप देखते हैं और अगला बंदा आपको जवाब दे देता है। आप किसी को ईमेल करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको फ़ौरन रिस्पांस आता है। पहले वो एक टाइम होता था, आप किसी को ख़त लिखते थे, आप कोई एक लीगल प्रोसेस करते थे तो आपको जवाब आता था। तो हमें क्विक रिस्पांस लेने की आदत हो गई है। अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने आपको कोई मैसेज किया और मैं उसमें फ़ौरन आपसे रिस्पांस चाहता हूँ। आप उस वक्त पता नहीं किस फेज़ में हैं, आप मुझसे बात करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती हैं, रिस्पांस देना चाहती हैं, नहीं देना चाहती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे उस चीज़ के ऊपर गुस्सा आएगा क्योंकि हमें इस चीज़ की आदत हो गई है। तो एक तो ये चीज़ हो गई है। बाकी दूसरा जो है, सुन्नत के मुताबिक कहा जाता है कि जी आपको जब गुस्सा आए तो आप अगर बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएँ, खड़े हुए हैं तो बैठ जाएँ, आप पानी पी लें और कोशिश ये करें कि गुस्से की हालत में आप जो है किसी को जवाब ना दें। मेरा अपना मानना ये है, मैंने ज़िंदगी में बड़ी सारी गुस्से की वजह से गलतियाँ की। वो ये है कि आप जब गुस्से के अंदर किसी को जवाब देते हैं, जब सामने वाला गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर, तो गुस्सा जो है वो डबल नहीं होता है सामने वाले का, वो मल्टीप्लाई होता है। आप किसी को चैनलाइज करेंगे उस टाइम जब वो गुस्से की हालत में है और उससे वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। आप एक मेंटल ऐसे फेस में हैं कि आपको अपनी बात उस वक्त ठीक लग रही है, और अगर मैं आपके साथ बहस करूं और मैं अपनी बात मनवाने की कोशिश करूं तो आपका गुस्सा वो डबल नहीं होगा, वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें बेहतरी ये होती है कि आप गुस्से की हालत में अगर खुद हैं तो किसी को जवाब ना दें, और अगर आपके कोई सामने वाला है तो आप कुछ टाइम के लिए वो चीज़ अवॉइड कर दें, उससे थोड़ा सा रिलैक्स होने दें, फिर उसके साथ बात करें। अच्छा, इसमें अभी एक वीडियो देखी थी, उसमें कहते हैं कि आपकी जो गुस्से की टाइम ड्यूरेशन है वो 12 मिनट है, तो आप 12 मिनट तक किसी को रिस्पांस ना दें और उसके बाद आप जो है वो सोच के करें। तो क्या वाकई 12 मिनट है या कुछ लोगों का ये वेरी भी करता है? अच्छा नहीं, इसके अंदर अगर हम मेंटल हेल्थ के ऊपर जाएं, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर अक्सर गुस्से के ऊपर भी बात करता हूँ और ये सारी चीज़ें और हमारी फील्ड से भी रेलिवेंट हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अनापरस्त होते हैं, जिनको आप कुछ कहेंगे, आपने किसी को कुछ बुरा कह दिया जाने या अनजाने में, लेकिन वो उस बात को पकड़ लेंगे। उनके वो 12 मिनट नहीं होंगे, हो सकता है कि वो 12 साल भी गुजर जाएं, वो आपकी बात आप उनसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस को क्यों कहा जाता है कि जी आप एक्सरसाइज करें? क्योंकि इसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है। उससे पहले कि जो गुस्से की हालत में आपके साथ ये होता है कि जब आपको कोई बात करते हैं, कॉन्शियस है और एक सब कॉन्शियस है, जब आपके साथ कोई बात की जाती है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डेड है, जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। वो एक्टिव होने के बाद जितनी मनफी सोचें होती हैं, जो आपके साथ दिन में नेगेटिव हुआ होता है, फॉर एग्जांपल आपको प्रोड्यूसर ने कुछ कह दिया, आपके ऑफिस में कोई चीज़ होगी, तो रात को जब आप रिलैक्स हैं तो आपको वो ख्याल आएगा, अच्छा मुझे उसने ये बात की थी, मुझे उसने ये कहा था, तुमने क्यों, मैंने उस वक्त जवाब क्यों नहीं, मुझे तो जॉब ही छोड़ देनी चाहिए थी। वो आपको जो है घुमाएगा, और वो आपको मजबूर करेगा कि आप जो है जाके उसके साथ लड़ें और ये सारी चीज़ें करें। तो कुछ लोग तो जो होते हैं कि जिनकी अपने ऊपर इतना कंट्रोल होता है, वो उसको अवॉइड कर देते हैं। कुछ लोग दिमागी तौर पे इतने कमज़ोर होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, वो उस वजह से नुकसान उठा बैठते हैं। एक्सरसाइज करने से ये होता है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका एक डोपामाइन हार्मोन है, जो हैप्पीनेस हार्मोन जिसको कहा जाता है, कुछ लोगों को खाने की वजह से मिलता है, कुछ लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ करने की वजह से मिलता है, और कुछ लोग नशा करके जो है वो इस हार्मोन को लेते हैं, उनको एक सुकून मिलता है। और यही हार्मोन आप जब कसरत करते हैं, जब आपका पसीना निकलता है, तो यही हार्मोन उस वक्त भी रिलीज़ होता है। तो ये जिन लोगों का हार्मोन रिलीज़ होता है वो ऐसी मनफी सोचों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं। अच्छा, इसमें ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं वो बड़े अच्छे मूड में रहते हैं और बड़े फ्रेश रहते हैं, तो उसकी भी यही रीज़न है कि मतलब आप अपनी एनर्जी इस्तेमाल करें, मतलब चाहे जिम में करें, चाहे मार्शल आर्ट्स में करें, या इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मेडिटेशन में कर लें, ये एक्टिविटीज़ करनी जो है वो ज़रूरी भी है। और इसी में एक सवाल भी मेरा ये आ रहा है कि कितनी देर आपको हर रोज़ मार्शल आर्ट्स या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए? देखिए, मुझे नहीं पता आप जिम जाती हैं या नहीं जाती हैं, लेकिन अब जो हम लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, अब हम एक ट्रेंड के तौर पे करते हैं। हम अपने आप को फिट रखने के लिए नहीं करते हैं। आप अगर जिम जाएंगी तो आपकी कोशिश ही होगी कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ तो मैं अच्छे से अच्छे जिम में जाऊँ और मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी और मेरे टिकटॉक स्नैप अच्छी से अच्छी बने कि जी मैं अच्छी ट्रेडमिल पे अच्छा ट्रैक सूट पहन के मैं कसरत कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। वो आपने सिर्फ वहाँ पे अपना कंटेंट लेने के लिए जाना है, आपने एक्सरसाइज करने के लिए जाना है।
इसी तरह से जब आप क्लबों में अच्छे क्लब में जाने की कोशिश करते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि जी वहाँ पे अच्छे से मैट हों, अच्छे से जो है बॉल्स हों, हमारे बच्चों की स्ट्रीक्स अच्छी बने, वीडियोस अच्छी बने, और हम स्टेटस पे लगा के रिलेटिव्स को दिखाएं कि जी हम तो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। तो अब जो है वो आपको जिम और ऐसी जो अदारे हैं वो भरे हुए तो मिलेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कसरत करने के लिए आपको कोई अच्छे जिम की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी क्लब की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपनी रूटीन के अंदर 1 घंटा वॉक भी करते हैं तो आप वो तमाम चीज़ें जो जिम जाके आपने करनी है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, आप उसको 20 दफ़ा नीचे उतरते हैं, 20 दफ़ा ऊपर जाते हैं एक्सरसाइज की नीयत से, तो आपको कार्डियो वर्क हो जाता है। हम जो कहते हैं कि जी कार्डियो करना है जिम में जाके मशीन के ऊपर, तो कार्डियो बेसिकली है क्या? कार्डियो वो एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर आप हाँपना शुरू कर दें, आपका सांस तेज़ तेज़ आए, वो कार्डियो है। वो किसी भी सूरत में की जा सकती है। आप वो खड़े होकर जंप कर सकते हैं, आप वो सीढ़ियाँ चढ़ के उतर सकते हैं, आप अपनी बंद गाड़ी को धक्का लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं जिसके अंदर वो कार्डियो हो जाता है। तो वही कार्डियो है जो आपने जिम में जाकर, एक्टिविटीज घर में भी हो सकती हैं, जरूरी कहीं नहीं पे भी है हो इसके लिए सकता है। आप जो है वो एक हाई फाई जिम ढूंढें या कोई ऐसी जगह ढूंढें जहाँ जाना ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों के लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? क्योंकि यूजुअली मैं देखती हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो बच्चे हैं, इनको एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, इनको ज़रूरत नहीं है बच्चों की, क्योंकि बच्चे होते हैं हेल्दी होते हैं, और मोस्टली लोगों को भारी भरकम बच्चे ही पसंद आ रहे हैं, तो गोलू मोलू से बच्चे। तो बच्चों के लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, या फिर एक्सरसाइज के अलावा एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं बच्चों के लिए? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल। मैं पिछले 12-15 साल से इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा किसी ने आज तक नहीं जोड़ा है। वेरी गुड। बच्चों के लिए ये इस वजह से ज़रूरी है कि ये जो स्क्रीन टाइम है ये बच्चों का बहुत ज़्यादा है। आजकल जो दूसरी अम्मी है वो मैं कहता हूँ कि वो मोबाइल फ़ोन है। मैं कहती हूँ पहली अम्मी है, क्योंकि बच्चे माँ बाप से इतना नहीं सीखते जितना फ़ोन से वो सीखते बच्चा रोता था तो पहले वो होता था, वो चूसनी हम उसे कहते थे, जो बच्चे के मुंह में दे दी जाती थी, और बच्चा जो है वो चुप होता था और उसके साथ कोई एक्टिविटी की जाती थी। अब बच्चा रोता है, बच्चे की ज़रा सी आवाज़ आती है तो उसको मोबाइल और यूट्यूब दे दिया जाता है। खैर ये एक अलग पूरा एक प्रोग्राम है कि आप जब सोशल मीडिया बच्चा यूज़ करता है तो उसकी क्या चीज़ें हैं ये, लेकिन हम बात करते हैं एक्टिविटी और स्क्रीन के ऊपर। बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है जब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो उसके साथ आपका एक लगाव हो जाता है। हम रिलेशनशिप के अंदर भी देखते हैं, जो आपने वालेशन की बात की, अक्सर ये होता है कि ख़वातीन और मर्दों के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्लैश होता है, कोई एक दूसरे को जान से भी मार देता है। तो बेसिकली वो होता है क्या है कि आपको किसी की आदत हो जाती है, चाहे वो ज़िंदा इंसान है, चाहे वो कोई यूज़ करने की चीज़ है, मोबाइल है, वीडियो गेम है, या कोई भी चीज़ है। जब आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी उसके साथ अटैचमेंट हो जाए। ठीक उसी तरह से जब बच्चों को आप मोबाइल बहुत ज़्यादा देते हैं तो आप बच्चे से कभी जब मोबाइल छीनने की या लेने की कोशिश करेंगे तो आप उसका रिएक्ट देखिएगा। वो अपने माँ बाप के साथ हो सकता है कि वो हाथ चलाने की भी कोशिश करे, Aggressive हो जाता आगे से नाखून मारने की कोशिश करे, शाउट करे, रोए, और वो नहीं देखेगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं। वो इसी वजह से कि उसकी अटैचमेंट उसके साथ हो चुकी हुई है और वो उसको उस चीज़ की आदत हो चुकी हुई है। फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों के अंदर होती थी, तो बच्चे जब फिज़िकल एक्टिविटी करते थे तो डेफिनेटली उससे उनको भूख लगती थी। ठीक है, वो कसरत करते थे, उनको भूख लगती थी तो वो अच्छी डाइट लेते थे। अच्छी डाइट लेने के बाद उनकी हड्डियां मजबूत होती थी, बच्चों की हाइट निकलती थी। आज के दौर में आप देखें तो आपको छोटे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो वो इसी वजह से क्योंकि डाइट अच्छी नहीं है। तो वो उसके बाद बच्चों की कोई वो मेंटल ग्रोथ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम है। हमने एक दफ़ा रिसर्च की स्कूल के अंदर, वहाँ पे कुछ 550 बच्चे थे। तो मुझे बच्चों के ऊपर, क्योंकि ख़वातीन पे हम काम करते, तो मैंने कहा कि जी हम आई स्पेशलिस्ट बुलाते हैं। तो कुछ बच्चों ने ग्लासेस पहने हुए थे। मैं कहा जी मैं आई स्पेशलिस्ट बुलाता हूँ, एक फ्री कैम्प करते हैं और देखते हैं कि कितने बच्चों की जो है नज़र और कमज़ोर है। उनमें से जिन बच्चों को ग्लासेस लगे हुए थे 550 में से वो तकरीबन 150 के करीब बच्चे थे जिनको ऑलरेडी ग्लासेस लगे हुए थे। जब हमने नज़र चेक करवाई, नज़र चेक करवाने के बाद हमें ये पता चला कि उसके अंदर 100+ बच्चे ऐसे हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है, जिनको ग्लासेस लगने वाले हैं। यानी 500 में से कोई 300 के करीब बच्चे हमारे, उनकी एज थी 4 साल से लेकर 10 से 12 साल, और उनकी आँखों के हालात ये हो चुके हैं। तो वो जब बड़े होंगे तो हमारी क्या यूथ होगी, क्या माशरा होगा कि हम बच्चों को मेंटली भी डैमेज कर रहे हैं, फिज़िकली भी डैमेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें।
और इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी वाहिद एक ऐसा हल है कि आप जब ग्राउंड आबाद करेंगे, अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाएंगे तो उनका स्क्रीन टाइम कम होगा। स्क्रीन टाइम कम होगा तो बच्चों का एक हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चे अपनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खेलेंगे। लाजमी नहीं है कि बच्चों को आप क्लब में डाल लें, वो ग्राउंड में आपके साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो 2 घंटे जैसे कसरत पेरेंट्स करेंगे, पहले ले जाते थे, फुटबॉल ले जाते थे और बच्चों के साथ खेलते थे, खेलते थे। रैकेट्स ले जाते थे, यस इस तरह की यस, एक्टिविटीज एक तो आप खुद इन्वॉल्व होंगे उनके साथ, फिर उसकी वजह से उनके तमाम वो मसाइल, जो उनका मेमोरी लॉस है, जो उनका वेट ओवर वेट बच्चे हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सारी आस्ता आस्ता रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। बेहतरीन। अच्छा आकाश, हम बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं कि उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए या पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक और बेसिक चीज़ आ जाती है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक ना एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें उनको स्पोर्ट्स पीरियड कह लें या फिर वो एक्टिविटीज़ का पीरियड होता है। और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि हम एडवांस होते जा रहे हैं, तो अक्सर स्कूल्स में मार्शल आर्ट्स भी सिखाया जा रहा है, वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे सिखाया जा रहा है उनको। वो गैप तब आ जाता है जब 3 महीने बच्चों की छुट्टियां होती हैं। कुछ जगहों पे वो विंटर्स में हो जाती हैं, कुछ जगहों पे वो समर्स में हो जाती हैं। तो उस ड्यूरेशन में क्या होना चाहिए? आया बच्चों के कुछ समर कैंप्स लगने चाहिए जिसमें ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ हों, या कुछ और चीज़ होनी चाहिए जिससे बच्चे इंगेज रहें वो 3 महीनों में? क्योंकि मैं देखती हूँ स्कूल्स इतना अंबार दे देते हैं बच्चों को एक्टिविटीज़ का, और वो भी सिर्फ ना रिटन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बच्चों के लिए इतनी प्रोडक्टिव नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का एहसास है कि पिछले कुछ 6 साल से हम लोग बच्चों का एक समर कैंप अरेंज करते हैं। अच्छा। वैसे तो हम जो बात आपने की कि स्कूल्स एडवांस हो गए, और मैं कहता हूँ कि तमाम स्कूल्स को एडवांस हो जाना चाहिए। ये एडवांस सिर्फ वही स्कूल हुए हैं जो अच्छे स्कूल हैं। अभी भी जो थोड़े से आप जिन्हें मिडिल क्लास स्कूल कह लें, या ऐसे लोग जो अपना बजट बचाना चाहते हैं, वो इस एक्टिविटी को स्कूल में नहीं करवाते हैं। गोया कि ये इतनी एक्सपेंसिव एक्टिविटी नहीं है, आपको बड़े आसानी से अच्छे इंस्ट्रक्टर्स मिल जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन की कदर नहीं है, तो आपको बड़े सस्ते में जो है लोग वो मिल जाते हैं। तो समर कैंप हमने इस मिशन से शुरू किया था, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है मिशन फिट पाकिस्तान, कि हमारा मकसद था, मैं बच्चों को, हमने जहाँ पे ख़वातीन की बात है, कराटे की बात है, तो हमने बच्चों को गुड टच और बैड टच की तरबियत देना शुरू की। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। उसके साथ हम मुख्तलिफ़ जगहों पे सेशन अरेंज करते थे, और हम कोशिश करते थे कि हम लोगों को बुलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी इस्लामाबाद के बड़े अच्छे ब्रांड्स, फूड चेन्स हमारे साथ कोऑपरेट करती थी, हम वहाँ पे सेशंस अरेंज करते थे। लेकिन हमें जो मसला आता था वो ये आता था कि लोग जो है वो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते। हमने हालांकि बच्चों को मोबाइल खुद दे दिए हैं, बच्चों के पास तमाम चीज़ों के जवाब खुद हैं, लेकिन जहाँ पे गुड टच और बैड टच की बात आती थी, तो अगर हम स्कूल को कहते थे कि जी हमने सेशन करवाना, तो वो कहते हैं पहले पेरेंट्स से परमिशन लेंगे। और जब वो पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं तो 500 में से 100 पेरेंट्स शायद ऐसे होंगे जो कहते हैं कि जी ठीक है आप बात कर लें, बाकी 400 वो उस चीज़ को बड़ा वो समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है। हालांकि ये वो चीज़ है जो मेरी एज में मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई है, और जो मेरी एज फेलोज़ होंगे वो उनको ये पता है कि उस टाइम में ऐसे इंस्ट्रक्टर्स वो चीज़ें नहीं होती थी। तो हमारे वालिदैन हमें बताते थे कि किसी से ये चीज़ लेके नहीं खाना है, कोई अगर आपको ऐसे हाथ लगाता है तो वो क्या होता है, ये वही चीज़ें थी। लेकिन क्योंकि आप टाइम ना होने की वजह से हमें इंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमने ये प्लान किया 6 साल पहले कि हम एक समर कैंप अरेंज करते हैं। समर कैंप के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करते हैं, और उसके अंदर हम जो है बच्चों को एक सेशन रखा करेंगे जो गुड टच और बैड टच के ऊपर हो। हाँ। तो उसके अंदर हमने स्विमिंग बच्चों के लिए की, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, आर्चरी, आर्ट एंड क्राफ्ट, रोबोटिक्स, टेबल मैनर्स, कोई हमारे पास अगर मैं कहूँ रेस्क्यू, कोई 12 से 15 एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमने डिज़ाइन की। वो डिज़ाइन करने के बाद एक और हमें चीज़ उस वक़्त अच्छी लगी, हमने ये कहा कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, तो हमें कोई वो डाउट नहीं है कि हम बच्चों को अगर रखेंगे तो बच्चों को सिखाएंगे नहीं। तो हमने कहा कि जी ये कैंप जो है ना सिर्फ बच्चों के लिए होगा, आपने अपने बच्चों के साथ वहाँ स्टे करना है और देखना है कि बच्चे 2 घंटे क्या कर रहे हैं। तो वो हमारा पहला जो कैंप था वो कोई 3 दिन का था, फिर उसके बाद 1 वीक का हुआ, वो करते करते फिर 1.5 मंथ का हमने शुरू किया। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंप वो हम लोगों का था। 300 बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड थे, और 300 बच्चों की 300 फैमिलीज वो भी रजिस्टर्ड थी, और वो भी डेली वेन्यू के ऊपर 1.5 महीने के लिए हमारे साथ होते थे। हमारे पास पिंडी इस्लामाबाद के बड़े 4 वेन्यूज़ थे जिसके ऊपर 7 कैंप हमारे चल रहे थे, और ये 1.5 महीना लगातार चले हैं, जिसके अंदर मार्शल आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, रोबोटिक्स, टेबल मैनर्स, स्विमिंग, ये तमाम चीज़ें जो है वो होती रही।
उसके अंदर जो हमारा मेन मकसद है, लोग हमें ये पूछते हैं कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं। शुरू में तो हमने इसको हाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया, गोया कि अब इस लेवल पे हम आ गए कि आप उसे कह सकते हैं कि ये किसी हद बिजनेस तक हाँ बिजनेस है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, स्टाफ हमें रिक्वायर्ड होता है, 50 लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा मकसद जो है वो ये है कि वो जो सेशन बच्चों को गुड टच और बैड टच का देना है वो हम दें। और हमारा दिल इस चीज़ से मुतमिन होता है कि इस साल जो हमारे पास 300 फैमिलीज़ थी, 300 फैमिलीज़ ने वो गुड टच और बैड टच का सेशन अटेंड किया। उसके अंदर कुछ मदर्स टीचर्स भी थी। उन बच्चों को हमने ये भी सिखाया, उन मदर्स को हमने ये भी सिखाया कि आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर जाके जो चीज़ें आपने सीखी हैं ये बताएं, और ये ऐसे ही फैलेगा ताकि हम सीख ट्रांसफ़र कर होती और जाए दूसरों को सिखाएं। दूसरों को सिखाया। बहुत बेहतरीन। और गुड टच और बैड टच में कुछ टाइम पहले मैं देख रही थी कि अक्सर इसमें ना वो कमर्शियल्स भी बनना शुरू हो गई थी। इंटरनेशनली तो इस चीज़ को बड़ा फोकस किया जा रहा था, स्पेशली जब ये बच्चों के इस टाइप के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। और पाकिस्तान में भी अगर मैं देखूँ तो वो जैनब मर्डर केस था, ये इस तरह के बहुत सारे केसेस भी सामने आए थे। अच्छा आकाश, मुझे ये बताइए कि इनसे भी थोड़ा लिंक रहा है आपका, क्योंकि बच्चों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस या फिर बच्चों के रेप केसेस भी बड़े कॉमनली हमें कुछ अरसे से देखने को मिल रहे हैं। शायद पहले भी होते होंगे लेकिन इतनी उनका नंबर कोई इतना ज़्यादा नहीं था और वो कंट्रोलेबल थी वो चीज़। शायद लोगों में डर खौफ था। अब वो चीज़ बड़ी कॉमनली देखने को भी आ रही है और उसके बाद उसका कोई प्रॉपर उसकी रोकथाम के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा। अ, ये मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये है क्या। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मिशन फिट मिशन पाकिस्तान। फिट पाकिस्तान, और ठीक। मेरी वालदा जो थी वो एक सोशल वर्कर थी। वो फलाई काम बहुत ज़्यादा वो करती थी, उनको देख के मुझे शौक था। जब मैंने ये मार्शल आर्ट सीखा तो मैंने इसको कोई इसलिए नहीं सीखा था कि मैं कोई इससे बिज़नेस करूँगा या मैं जाके कोई ऐसे इंस्ट्रक्टर बन जाऊँगा। तो वो एक जस्ट जैसे ब्रूसली की मूवीज़ देखते थे वो देख के मुझे शौक था, मैंने सीख लिया। छोटे मोटे फ्लाई काम शुरू किए। एक एपीएस के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा। वो जब हुआ तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर और पेशावर में हर जगह पे खौफ था। ख़ास करके पिंडी इस्लामाबाद में खौफ की वजह से स्कूल्स के अंदर असम्बली बंद कर दी गई और बिल्कुल। जो एक्टिविटीज़ थी वो बंद कर दी गई। तो मैंने उस वक़्त ये सोचा कि अगर मैं किसी की फ़ाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता हूँ या उस वक़्त मैं शायद इस स्टेज पे नहीं था कि मैं ये कर सकूँ, तो हम यूथ ऐसी क्या चीज़ करें कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें और पॉजिटिव पाकिस्तान जो है वो दिखा सकें दूसरों को। एक हमारा नेशनल मीडिया है और एक इंटरनेशनल मीडिया है। इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें चल जाती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं कि ये हमारे पाकिस्तान में ही हुई हैं। तो हमने उसको एग्जैक्टली। मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्कूल्स में जाके कहा कि जी मैं फ्री आपको रेस्क्यू करने की सेशन जो है वो करवाऊंगा। कुछ हमारे दोस्त थे जिनसे हमने ये टेक्निक सीखी, जो कुछ जो है साझेदारों के लोग थे जिनसे हमने इस चीज़ें सीखी, उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने कहा आप अच्छा काम कर रहे हैं। हमने जाके वो सिखाना शुरू किया। उसमें लोगों को कॉन्फिडेंट आना शुरू हुआ कि अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो टीचर्स कैसे भागेंगी, बच्चों को आपने कैसे सेव सेफ्टी करना है, ये कैसे सारी होगी। चीज़ें। फिर उसके बाद हमें एक हौसला मिला। फिर ये जो तैयबा केस है, ज़ैनब केस, नूर मुकद्दम, फ़रिश्ता केस, मोटरवे सानिया, कराची में छुरा मार निकला, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने काम करने की कोशिश की, जिसके अंदर हमारे साथ बहुत सारे पाकिस्तान के इदारे भी जुड़े। मीडिया का बहुत बड़ा हाथ इसके अंदर रहा। मुझ पर आज तक कोई 300 के करीब न्यूज़ पैकेजेस, डॉक्यूमेंट्री, स्टोरीज़, ये सारी अच्छा। चीज़ें बन चुकी हैं जो कि इसी काम के तहत हैं। और ये सबसे ज़्यादा कवरेज इस चीज़ को उसके अंदर ये था कि ये एक अच्छा कॉज था और हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों को ये सिखाएं। जब जब ऐसा केस हुआ तो हमने ये कोशिश की कि हम स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ऑफिस के अंदर जाके लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना शुरू करें। ठीक। वहाँ पे एक तो चीज़ ये थी कि कुछ लोग तो ये करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ये चीज़ नहीं करने देते हैं। इसके अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं। आप शायद उसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें। जैसे कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, मैं नाम नहीं लूँगा, आई होप कि ये वीडियो उनकी नज़र से गुजरे। मैंने कहा जी हमने ये सेशन करवाना है, तो उन्होंने एक प्रोफाइल देखा मेरा और जैसे आपने देख के कहा कि जी मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, तो उन्होंने कहा आप तो कोई बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं भी देना चाहते हैं तो हम ये काम सदका जारिया करके तो करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे वो करें। कहते नहीं, आप बताएं कि मैं आपको अलाउ करूँगा तो आप मुझे कितने पैसे देंगे। आप कुछ अच्छा। चार्ज कर लें तो हम इसको जो है वो आपसे वो कर लेते हैं और आप मुझे कितने पैसे देंगे।
तो बहुत सारी जगहों पे जब हम जाते हैं ये चीज़ कहते हैं कि जी चलें हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, और जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ जगहों पे तो एज फैशन अच्छा, होता है। उनको ये लगता है कि आप अपनी सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं रादर देन कि ये अंडरस्टैंड करने के कि आप दूसरों को हेल्प आउट करने की और कोशिश कर शायद रहे उन्हें लगा सेल्फ प्रमोशन या नहीं, उन्होंने कहा चले मिल के बिजनेस कर दें। तो मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख हुआ कि आपने नहीं किया, और मैं अभी भी ये चीज़ जहाँ पे जिन इदारों में इसकी ज़रूरत है, जो ये समझते हैं कि ये होना चाहिए ना सिर्फ उनके प्रमोशन के लिए। अब कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो जब ये चीज़ देखते हैं तो वो फैशन के तौर पे वो कहते हैं कि जी ठीक है हमारे स्कूल में हमारे कॉलेज में एक्टिविटी होनी चाहिए, तो उनसे चार्ज करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको चार्ज और आपको ज़रूर। सिखाना चाहिए, तो वहाँ पे मैं, मेरी टीम और मेरे और दीगर साथी पूरे पाकिस्तान में मार्शल आर्टिस्ट हैं। आई होप कि लोग ये काम करने के लिए तैयार होंगे। तो हमें ये प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। फिर कराची में छुरा मार जब निकला तो वो बड़ा एक पीक पे था काम। तो हमने ये किया कि हमने यहाँ पे सेशन करना शुरू किया। हमने वो वहाँ पे छुरे मारे और हम यहाँ पे सेशन करें। उसके अंदर कहीं पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाए, कहीं मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाए, और वो इतना हाईलाइट हुआ कि अचानक ही वो फिर वहाँ से गायब हो गया। आई डोंट नो कि पकड़ा गया या क्या हुआ, लेकिन वो कंट्रोल हो गया। फिर जब इस तरह की चीज़ें हुई तो मीडिया ने इसके अंदर इतना ज़्यादा साथ दिया। मीडिया को लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये तमाम चीज़ें बताऊं कि हमने इतनी प्रमोशंस इसकी मीडिया के ऊपर की, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको इतना ज़्यादा दिखाया कि लोगों की, बच्चियों की लर्निंग हो। ये काम जो मीडिया ने सर अंजाम दिया, ये गवर्नमेंट को चाहिए था। और आज तक मैं पिछले 14 साल से कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं बहुत सारी लोगों की नज़र से ना गुजरा हूँ, आप भी शायद मुझे इससे पहले ना जानती हूँ, क्योंकि जब तक इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको एज सब्जेक्ट नहीं करेगी, तो ये चीज़ कंट्रोल होने वाली नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जब ये केसेस होते हैं, जब हम ये चीज़ करते हैं, तो लोग इसको बुरा भी कहते हैं। बुरा ऐसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मोटरवे वाला सानिया हुआ, तो उसके अंदर उस खातून को काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही, अच्छा भी कहा, कुछ लोगों ने बुरा भी बुरा कहा। भी कहा, एग्जैक्टली। आपको मजबूरी में भी बाहर निकलना पड़ सकता है, आपकी बहन बेटी भी निकल सकती है, ये वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है। लेकिन ऐसे सेशन के बाद जब हम कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो शायद कहते हैं कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन की या अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे काम नहीं करने देंगे लोग। तो आपको आंखें बंद करके और सर नीचे फेंक कर किसी की बात सुननी नहीं है, और आप एक पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए जो चीज़ कर सकते हैं वो करें। हमें वापस इसका, अपना इनपुट हाँ, ज़रूर हमें दें। इसका क्रेडिट किसी से नहीं चाहिए, ना मुझे हुकूमत से चाहिए, ना मुझे किसी और इदारे से चाहिए। मैं अपनी मदद आपके तहत जो चीज़ें कर सकता हूँ वो करूँगा। मेरी छोटी बेटी का नाम ज़ैनब है, तो जब ख़ास करके ज़ैनब वाला ये चक्कर हुआ था और ये केस हुआ था, तो हमने उसके बाद, मुझे लोग कहते थे, तो मुझ में ये हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके स्कूल्स के अंदर ये सेशन करूं और ये सारी चीज़ें करूं। लेकिन हमने हौसला किया। मेरी जो बड़ी बेटी है वो अभी 7.5 साल की है, और वो 4 साल की थी तब से वो मेरे साथ गुड टच और बैड टच के ऊपर अच्छा, स्कूल्स में जाके सेशन करवाती सेशंस हैं। बल्कि करते हैं। 11 11 2 के साथ भी मिलके उन्होंने कोलैब करके काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो की। और मोटरवे वाला सानिया जब हुआ, तो हमने ये किया कि जब जब ऐसी चीज़ हुई, तो हमने कोशिश ये की कि हम एक ऐसा काम करते हैं कि हम इसके ऊपर मीडिया के साथ, क्योंकि मैं काम करना शुरू हो गया, तो मीडिया की इन्वॉल्वमेंट थी। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं कि इस स्टोरी को रिकैप करते हैं और लोगों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ हुई थी, आप इसके ऊपर इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, अगर आपको सेल्फ डिफेंस आता होता तो आप इसके अंदर क्या चीज़ कर सकते थे। तो मोटरवे वाले सानिया के बाद मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मैं ऑन स्क्रीन आपके साथ ये सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। बैक स्टेज वो हमेशा वो मेरे साथ रही। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो आप ये काम कर रहे हैं, मैं भी सदका जारिया समझ के, और अपनी उन बहनों के लिए जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो मैं सिखाना चाहती हूँ। तो हमने फिर वो रिकैप किया। एक निजी टीवी चैनल था, उसने हमें कहा कि जी आप हमें 24 एपिसोड बना के दें। तो हमने जितने मेजर केसेस थे इसके ऊपर, जैसे कोई आपको छुरा मार रहा है या गाड़ी के अंदर आपके साथ कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, तो हमने पूरी एक सेल्फ डिफेंस की सीरीज़ बना के उस चैनल को दी, और उन्होंने वो ऑन एयर की और वो चली। और इस तरह की कोशिशें जो हैं वो हम करते रहते हैं, और स्टिल अभी तक जारी हैं। आई वांट कि आप इसी तरह की मज़ीद कोशिशें करते रहें। अच्छा, मोटरवे सानिया की बात हुई तो वहाँ पे ना एक चीज़ जो मेरे सामने आती है, हम यूजुअली जो बाकी जितने इंसिडेंट्स देख रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं, ठीक है। नूर मुकद्दम केस हो गया, ज़ैनब केस हो गया, वो सारे इंडिविजुअल्स के साथ। लेकिन मोटरवे सानिया देखें तो उस फीमेल के साथ उसके बच्चे भी एफिलिएटेड थे। और यूजुअली देखें फीमेल जो हैं वो मैं कहूँगी कि अपने घर में जितने भी बच्चे हैं उनकी प्रोटेक्टर भी होती हैं, ठीक है। घर की कैपेसिटी में, चार दीवारी में वो उनकी प्रोटेक्टर भी। कितना ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट को करना, ठीक है। एंड सेकेंडली यहीं पे इसी के साथ एक छोटा सा सवाल और भी है कि मैं आजकल देखती हूँ तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे या जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ऊपर ना इन्फ्लुएंसर्स एक वो करते हैं, वीडियो करते हैं, व्हाट्स इन माई बैग। तो उसके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए व्हाट शुड बी इन योर बैग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ।
बहुत अच्छी बात। इसका जवाब देने से पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जो कि मुझे पता है कि ख़वातीन के साथ ये चीज़ चली है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको रात को 2 या 3 बजे पूरे इस्लामाबाद के ट्रैवल करना है अकेले, क्या आप कर लेंगी? नहीं करूँगी। क्यों नहीं बड़े करेंगी? सवाल आएंगे दिमाग में कि क्यों नहीं कैसे। करेंगी? उसकी कोई एक ख़ास वजह वही कि एक मैं तो ये, फ़ीमेल हूँ, हाँ फीमेल मैं हूँ, नॉट कमज़ोर सो हूँ, सेफ। मैं कमज़ोर हूँ। हाँ। और कमज़ोर बनाया किसने? हमारे घर वालों ने। हम्म। अ, आपके पास जो 2 हाथ हैं वही मेरे पास भी हैं, जो आपके पास 2 पाँव हैं वही मेरे पास भी हैं, वही मर्द के पास हैं, वही जो है ख़वातीन के पास हैं। आप भी किसी को थप्पड़ मारेंगी तो वो उसको लगेगा, आप भी किसी को पंच मारेंगी वो उसको लगेगा, वो ज़ख्मी होगा, आप भी किसी को किक मारेंगी वो उसको लगेगी और वो ज़ख्मी होगा। हम लोगों ने बेटियों को, बहनों को, अपनी फैमिली में जितनी भी ख़वातीन हैं उनको इतना डरा दिया हुआ है कुछ चीज़ों की वजह से कि क्या कहेंगे लोग। उस क्या कहेंगे लोग के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप, जैसे मेरे घर में मैं हूँ सिर्फ और कोई मेल नहीं है, मेरा ठीक बेटा है। छोटा है, खुदा ना खास्ता मैं मेरी डेथ हो जाती है या मैं दुनिया से चला जाता हूँ या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो मेरी फैमिली के लिए पीछे कौन है? अगर मैं अपनी बीवी को कॉन्फिडेंट नहीं दूंगा, मैं उसको ये चीज़ नहीं करूँगा, तो वो मेरी बेटियों को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? वो मेरे बेटे को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? वो अपने आप को, इस गंदे माशरे को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? वो घर से बाहर कैसे निकलेगी? आज के टाइम में तो आप ख़वातीन होते हुए, फीमेल होते हुए, अपने घर से बाहर निकल के शॉप से, तंदूर से आप रोटी नहीं ले सकते हैं। आपको 10 किस्म के सवाल आते हैं जहन में कि जी हम जाएंगे तो पता नहीं लोग देखेंगे, या हम वर्क प्लेस पे जाएंगे वहाँ पे ये होगा, ये चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंट लिया किसने? जो घर में मेल है उन्होंने। आपको तो चाहिए था कि हम जो हैं अपने फैमिली को जंग के लिए तैयार करें। आपकी फीमेल्स ऐसी हों कि उनकी तरफ कोई देखे तो वो उसकी आंखें निकाल ले, उसके लिए कोई बात करे तो उसकी ज़ुबान खींच के निकाल यहीं ले। पे ना आकाश ऐड करना चाहूँगी कि मैं व्हेन आई वाज इन ग्रेड 9 और 10 ना, तो अक्सर यही होता था कि एक जगह जाते हुए या इस तरह जाते तो थोड़ा डर लगता था। तो मेरे अब्बा जी ने कहा कि तुम्हें अगर बाहर किसी ने कुछ कहा और तुम उसको छोड़ के आई ना, तो मैं तुम्हें यहीं जी, मार दूंगा। दैट बिल्कुल। वाज द डे व्हेन आई रियलाइज कि कोई भी आपके साथ कुछ भी करता है, इवन इफ दैट्स अ बैड टच, इफ दैट्स कैट कॉलिंग, या कोई आपके ऊपर कोई जुमला कस रहा है या कुछ भी, आपने उसको बख्शना नहीं है ना, माफ़ करके आना है, वहीं पे अपना बदला पूरा करके फिर आना है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ये चीज़ करनी है। और जब हम ये सेशन करते हैं, मैंने एक जगह एक हॉस्पिटल के अंदर सेशन किया, हर इदारे में हम सेशंस करवाते हैं डॉक्टर से। जब सेशन हमारा एंड होता है तो मैं लोगों से, ख़वातीन से पूछता हूँ कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ गुजरी हो। तो वो एक ऐसा फैमिली इन्वायरमेंट बन जाता है, वो शेयर करती हैं, वो प्रॉब्लम्स बताती हैं। तो वो मुझे, एक डॉक्टर ने एक अपनी पर्सनल चीज़ शेयर की, तो मैंने कहा कि आपने उस वक़्त वो क्यों रिस्पॉन्स नहीं किया? कहती है मेरे बाबा ने, मेरे भाई ने, जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि जी आप लोगों को बताएँगे तो क्या होगा? हालाँकि वो कोई इतनी लोग क्या चीज़ नहीं थी, वो कहेंगे। आप मार सकते थे, सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने उसको उस वक़्त क्यों उस चीज़ का जवाब नहीं। नहीं दिया। मैं अपनी वाइफ़ को ये चीज़ सिखाता हूँ और मैं बताता हूँ, जैसे आपके बाबा ने आपको कहा, मैं कहता हूँ कि कभी कोई इस तरह की चीज़ हो तो मुझे एक पुलिस स्टेशन से कॉल आए और वो कहें कि जी आपकी वाइफ को हमने पकड़ा हुआ है, इसने अगले बंदे की ना गर्दन काट दी और उसको ये कर दिया। मैंने कहा मैं तब खुशी खुशी आऊँगा। ठीक है, तो आप मतलब अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को आप दिलेर बनाएं, आप उनको, ये माशरा ऐसा है आपको नहीं जीने देगा। ना सिर्फ ख़वातीन की बात कर रहा हूँ बल्कि मर्दों की भी। आपको अगर बात करना नहीं आता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप रोड पर ट्रैवल नहीं कर सकते, आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते और लोग आपको यू टर्न नहीं लेने देंगे। भाई ये बड़ा गंदा माशरा है। अच्छा, मैं इसमें देख रही हूँ आजकल बड़ा थोड़ा पॉजिटिव चेंज आया कि बाइक पे लड़कियां देख रही हूँ, मैं स्कूटीज़ पे लड़कियां देख रही हूँ। और कुछ लोग, ज़ाहिर है अच्छी बुरी चीज़ें हर माशरे में होती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी देख रही हूँ कि अगर कोई लड़की बाइक पे है या स्कूटी पे है तो काफ़ी लड़के उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, शी इज़ आउट अच्छा फॉर अ ये कॉज, तो क्यों ना अच्छा, इसको अब कर ये ले। चीज़, क्योंकि कहीं ख़वातीन की फेवर में भी बात हुई, इसके अंदर भी 2 कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर तो ये है कि जिसको हम एम्पावर करने की बात कर रहे हैं और हम बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं, शायद हमें इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स भी आएंगे, कुछ लोग हमें उनके साथ जोड़ देंगे जो कहते हैं कि जी हमारा सब कुछ और हमारी मर्ज़ी, और इस तरह के स्लोगन्स लेके वो बाहर निकलती हैं। अब ये मोटरवे वाले सानिया में भी और इन तमाम चीज़ों के अंदर भी 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आप ख़वातीन हैं, आप फीमेल हैं, आपको ये पता है, आप मिसाल के तौर पे आपकी नाइट शिफ्ट है और आप रात में यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हैं, या आप किसी कॉल सेंटर के ऊपर जॉब कर रही हैं, तो आपको जब ये पता है कि अगर मैं बाहर निकलूँगी तो मुझसे मेरा मोबाइल छीन सकता है, मुझसे मेरी गाड़ी छीन सकती हाँ, है, या मेरे इम्पॉसिबिलिटीज़ हो साथ कुछ सकती बुरा हो सकता है,
तो आपको डेयरिंग बनने की ज़रूरत नहीं है कि जी ठीक है मैं तो ऐसी की तैसी कर दूंगी ये सारी चीज़ें। ये किसी मेल को भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई मेल भी है अगर वो रात को ट्रैवल कर रहा है, इवन अगर उसको मैं कहता हूँ सेल्फ डिफेंस आता भी है, वो कोई चीज़ आती भी है, तो उसको अपनी, जब आपको पता है कि मेरी जान जा सकती है, मुझसे कोई लड़ेगा, तो आपको फनकार बनने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने दिमाग भी तो दिया, अकल भी तो दी है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये होता है कि जो नाइट शिफ्ट लड़कियां कर रही हैं, ये सारी जो आजकल एक वो इन्फ्लुएंसर्स और ये सारी चीज़ें, तो वो आपने वो नाइट व्यू भी कैप्चर करना है, आपने वो रील्स भी बनानी है, तो आप कोई डेयर, अगर इस चीज़ को ये समझेंगे कि आप डेयर कर रहे हैं और आपके साथ कुछ मिसहैप हो जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदार आप खुद हैं। मजबूरी की हालत में आप बाहर निकलते हैं, आपको आपके घर में कोई मेल नहीं है, रात को 2 बजे का टाइम है, आपके घर में कोई बीमार हो गया है, कोई इमरजेंसी है, कोई मर गया है, तो आप उसमें निकलते हैं, तो एक मजबूरी है, वो अल्लाह तवक्कल आप निकलेंगे और आप उन चीज़ों का, अपना सारी चीज़ों का वो करते हुए कि यार मेरे साथ कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए, और आप अलर्ट होकर जाएंगे। लेकिन अगर जानबूझ के आप ये चीज़ करेंगे तो वो उसके अंदर उसके ज़िम्मेदार 100% आप खुद हैं। खुद हैं, बिल्कुल। बहुत बेहतरीन आपने बात की कि अगर आपकी मजबूरी है या इस तरह के कोई स्पेसिफिक रीज़न बन जाती है तो उस पर आप ज़रूर बाहर निकलें, वरना आपकी अपनी सेफ्टी भी है कि आप खुद इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपने बाहर कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है तो आप अकेले ना निकल जाएं, रील बनानी है तो आप अकेले ना निकल जाएं, वो चीज़ों को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। और ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप छोटे शहरों में ये चीज़ करें, आप बड़े शहरों में भी आपको ये चीज़ें जो हैं वो सेफ्टी मेजरमेंट के लिए ज़रूरी हैं। वेल, लास्टली एक मैसेज फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए एंड सारे यंगस्टर्स के लिए। देखें जी, मैसेज इस चीज़ का यही है कि जो हमने बात की पॉजिटिव पाकिस्तान की और पॉजिटिव पाकिस्तान की फेस की, आपके पास कोई भी ऐसी स्किल्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते, तो आप अपने हिस्से का काम ज़रूर करना शुरू करें। आप किसी भी फील्ड से रेलिवेंट हैं, आप उस फील्ड के अंदर और लोगों को, जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो बच्चियां बच्चे सीखना चाहते हैं, उनको सिखाएं और एक अच्छा माशरा बनाने की कोशिश करें। हर बंदे ने अपने हिस्से का काम खुद करना है। हमने हुकूमतों को, लोगों को बुरा भला बोलना छोड़ना है। अपने अपने हिस्से का सब लोग काम खुद करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक दिन आएगा कि ये पॉजिटिव पाकिस्तान और पॉजिटिव फेस पाकिस्तान के लोगों को नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच आकाश, हमें टाइम देने के लिए और इतना पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। एंड बहुत खूबसूरत बात आपने की कि हर इंसान को चाहिए कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो जितना इस सोसाइटी को दे सकता है, जितना इतने इस मुल्क को दे सकता है, वो ज़रूर करे, रादर देन कि आप इदारों को ब्लेम करें, रादर देन कि आप हुकूमतों को ब्लेम करें, या फिर आप जो है वो इंडिविजुअल्स को ब्लेम करें। उससे बेहतर है कि आप खुद जो आपकी कैपेसिटी है वो उसमें जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए, TSR पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। और मेरी ये कोशिश होगी कि जितने टॉपिक्स हमारे स्किप हुए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने स्किप की हैं, उसके लिए हम एक और सेशन इंशाल्लाह, तो आप हमें उसके लिए दोबारा एक बार टाइम देंगे। इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और पाकिस्तान को बिलखसूस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।